हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज राम प्रसाद बिस्मिल की एक जयंती है और इनका जन्म आपके 11 जून 1897 को हुआ था। बात सिर्फ जयंती की नहीं है, बात है उस महान क्रांतिकारी की जिसकी वजह से ब्रिटिश शासन घबराता था। कई मायनों में तो स्थिति यह है कि ब्रिटिश शासन शायद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों से भी नहीं घबराया जितना राम प्रसाद बिस्मिल से घबराया था। आज उसी महान क्रांतिकारी की जयंती है और मुझे लगा कि मुझे इसके सभी पक्षों को आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए और इसीलिए मैंने आज यह क्लास आप लोगों के लिए शेड्यूल की है। इसलिए आज इसके सभी पक्षों को यानी कि महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन के सभी पक्षों को, उनकी सभी गतिविधियों को समझने की, जानने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने अपने जीवन में क्या किया था और क्या पाया था। ठीक है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल सिर्फ और सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी भाषा के विशेषज्ञ यानी कि बहुभाषी, एक बेहतरीन शायर, कवि, लेखक, साहित्यकार और अनुवादक भी थे। जबकि देखा जाए तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ने में उनकी रुचि नहीं थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर जब उनके अंदर ये चेतना जागी तो उन्होंने अपने कई सारे रूप अख्तियार किए और मात्र सोचिएगा 30 साल की उम्र में सरकार को इस लेवल तक परेशान कर दिया कि उन्हें गिरफ्तार करके फांसी पर उनको चढ़ाना पड़ा। और सोचिएगा उनकी डेड बॉडी को मुख्य दरवाजे से ना ले जा करके दीवार तोड़ करके उनके परिजनों को पीछे से देनी पड़ी। यह समझ लीजिएगा, ये थे महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल। इनके बारे में हम सभी लोग सभी चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करूंगा कि आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगेगा और जरूर अच्छा लगेगा। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि GS फाउंडेशन का 2027 और 2028 का लॉन्ग टर्म बैच स्टडी IQ ने अपना लॉन्च किया हुआ है और उसमें आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है 11 जून से। तो अभी आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं MK लाइव कोड के माध्यम से मात्र 33,999 रुपए में, यानी कि प्राइस आपके कोर्स के बहुत कम हो गए हैं और इसमें आपको वो सभी चीजें मिलेंगी जिसकी आप लोगों को जरूरत है, यानी कि फाउंडेशन क्लास, बेसिक क्लास और उसके बाद में एडवांस प्री और मेंस की सेपरेट क्लासेस, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, बुक्स का सेट, पर्सनल मेंटरशिप, साथ के साथ फैकल्टी की पर्सनल मेंटरशिप, डुअल मेंटरशिप वो अलग है, कंप्लीट किताबों का सेट वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड है। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है और चाहते हैं कि मेरे साथ मेरी गाइडेंस में रहें तो आप MK लाइव कोड यूज करके इस बैच को मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं आज से और शाम को 6 बजे। ठीक है ना, जल्दी कीजिएगा। और अब हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इनका वास्तविक नाम तो राम प्रसाद है। ठीक है ना। 11 जून 1897 को इनका जन्म हुआ शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता मुरलीधर और माता मूलमती थी। माता मूलमती और पिता मुरलीधर। ठीक है ना। और ये अपने पिता की दूसरी संतान थे। इनके पहले एक संतान और हुई थी, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद ये पैदा हुए थे। ठीक है ना। इनके बारे में कहा जाता है कि एक ज्योतिषी ने इनके हाथों की रेखाएं देखी और इनके हाथों की 10 रेखाओं पर चक्र बने हुए थे और 10 जो चक्र होते हैं
वो बहुत ही बिरले लोगों के होते हैं, महान लोगों के हाथों में होते हैं 10 चक्र, यानी कि उंगलियों पर यहां चक्र और शंख का कंसेप्ट होता है, वो इनके चक्र बने हुए थे। और उस समय उनको कहा कि या तो इसकी उम्र बहुत लंबी नहीं होगी, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहते, और अगर ये जीवित रह गए तो ये महान व्यक्ति बनेंगे, बहुत महान महान शासक के तौर पर उभरेंगे। ये इनके बारे में कहा गया। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि शाहजहांपुर आप लोग में से हो सकता है कई लोग ना जानते हो, शाहजहांपुर कहां, ये उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। और बिस्मिल जो नाम है इनका, बिस्मिल केवल इनका उपनाम है, तखल्लुस कहते हैं उर्दू में इसको, जिसका अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, बिस्मिल का मतलब है आत्मिक रूप से आहत, रूप से आहत, ये इसका अर्थ है, तखल्लुस है इनका, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज, जैसा इनका बचपन है, जैसे आम बच्चों का बचपन बीतता है वैसे इनका बचपन भी बीता। पढ़ने लिखने में ज्यादा होशियार नहीं, पढ़ने लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। पिता इनको पढ़ाना चाहते थे, ये नहीं पढ़ना चाहते थे, डांट खाते थे, पिटाई भी खाते थे, सारी चीज़ें होती थी जैसे जनरली सभी बच्चों का, लगभग सभी बच्चों का होता है, कुछ एक बच्चों को छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन इनके साथ में एक चीज और भी हो गई थी, रुपए पैसे चोरी करके किताबें पढ़ने का शौक इनको लग गया था। तो पिता की गुल्लक से या यहां से वहां से पैसे चुरा करके ये सोचिए उस समय के बेहतरीन उपन्यासों को पढ़ा करते थे, साथ के साथ सिगरेट पीना और भांग खाना, इस तरह की चीजें भी इनको आदत में लगी। लेकिन समय के साथ में ऐसी चीजें हुई कि इनके घर के बराबर में एक पुजारी रहा करते थे, उन पुजारी के संगत में आए और उन्होंने इनको व्यायाम और मन की शुद्धि की बहुत सारी चीजें बताई, और उनके प्रभाव में आकर के उन्होंने बहुत कुछ बदलाव किया, बहुत कुछ बदलाव किया, और सारी चीजों को उन्होंने छोड़ा, ठीक है ना। ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया, यह समझ लीजिएगा, ठीक। तो यानी किशोरावस्था में जैसे मन भटकता है वैसे ही इनका भी भटका। तो कोई ऐसा नहीं कोई बिरले पैदा हुए, बहुत ही कहा जाए कि सामान्य तौर पर इनकी जिंदगी जी। लेकिन कंडीशन यह हुई कि सिगरेट जो पीने की लत थी, इनके एक साथी थे सुशील चंद्र सेन, उनके साथ में आकर के उन्होंने वो भी छोड़ दिया। कुल मिलाकर के एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर उभर कर आए, और बात है मात्र 16-17 साल की उम्र की, ठीक है ना। पूजा पाठ करने वाले, सात्विक जीवन जीने वाले, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, दिमाग से तेज, हर तरीके से अपने आप को बदल करके रख लिया। अब कहोगे कि ये सब आखिर हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? ये इसलिए कि हमें उनके जीवन के कुछ पहलुओं की जानकारी हो। अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, फिर हम बात करेंगे इनके कहा जाए कि क्रांतिकारी जीवन के बारे में बात करेंगे, इनकी साहित्यिक गतिविधियों के बारे में बात करेंगे, और कैसे ये अन्य धार्मिक और क्रांतिकारी गतिविधियों के संपर्क में आए उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक एक करके सभी पहलुओं को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या हुई कि जब ये अपने पुजारी के संपर्क में आई, सारी चीजें हुई, तो वहीं पर इनका एक संपर्क इनका बढ़ा। एक व्यक्ति इनके मित्र बने, इंद्रजीत। इंद्रजीत जो व्यक्ति इनके संपर्क में आए, और ये आर्य समाज से संबंधित थे। किससे? आर्य समाज से जुड़े थे। तो ये आर्य समाज यानी कि दयानंद सरस्वती के संपर्क में भी आए, ठीक है ना। और इंद्रजीत ने ही इन्हें आर्य समाज के बारे में बताया, और इंद्रजीत ने ही इन्हें सत्यार्थ प्रकाश, जो आपकी दयानंद सरस्वती की लिखी हुई पुस्तक है, उसको पढ़ने के लिए दिया, और उसको उन्होंने पढ़ा, दिया इनको पढ़ने के लिए। तो सत्यार्थ प्रकाश को उन्होंने पढ़ा, गंभीर अध्ययन किया, और जब उसको पढ़ा तो इनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और इस तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से ये काफी हद तक प्रभावित हो गए। और बाद में इनके साथ में एक और व्यक्ति मिले, उनका नाम है स्वामी सोमदेव। स्वामी सोमदेव ये भी इनसे आकर के मिले, और ये भी आर्य समाज से ही जुड़े थे, ये भी आर्य समाजी थे, समाज से जुड़े।
तो इन और ज्यादा नजदीक आ गए और इंद्रजीत के प्रभाव में आकर के स्वामी सोमदेव के इनकी निजी सेवा पानी करने के लिए इनको नियुक्त कर दिया गया। और चूंकि उनके पास पहले से ही सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान भी था, उनके विचारों से प्रभावित थे और सीधे सीधे स्वामी के संपर्क में आ गए, तो उनके जीवन की दिशा बिल्कुल ही बदल गई। पूरी तरीके से एक अलग दुनिया में, एक अलग परंपरा में चले गए। ये इनके समय की प्रमुख घटनाएं जो इनके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके संदर्भ में हम देखें तो घटना है आपके 1916 की। और 1916 में आप जानते हो कि लखनऊ का अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का। लखनऊ का कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और लखनऊ अधिवेशन जिस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ, उसी समय इनके साथ में जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष कहा जाए स्वागत अध्यक्ष थे, उनका नाम था जगत नारायण मुल्ला। उन्होंने कुछ निर्देश दिए हुए थे और कुछ गर्मपंथी विचारधारा के लोग लाला लाजपत राय को उस लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो लाला लाजपत राय तिलक को, लाला लाजपत राय को नहीं, तिलक को अध्यक्ष बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके स्वागत अध्यक्ष जगत नारायण मुल्ला के विरोध में, इनकी बातों का विरोध करते हुए भी इन्होंने तिलक का पूरे लखनऊ में जुलूस निकाला। यानी कि इतने क्रांतिकारी तौर पर हो गए कि बड़े से बड़े व्यक्तियों की बात को भी इन्होंने इग्नोर कर दिया। पूरे लखनऊ शहर में उनकी शोभा यात्रा निकाली, इनका जुलूस निकाला, सारी चीजें हुई और इस तरीके से ये लोगों की नजरों में चढ़ने लगे। और इसी दौरान इनकी मुलाकात हुई एक बहुत बड़े व्यक्ति केशव बलिराम हेडगेवार। अब जानते ही होंगे हेडगेवार, जो आगे जाकर के आपके आरएसएस, हिंदू महासभा, इन तरह की चीजों से जुड़े। और उसी समय इन्होंने अपने कानपुर से एक बेहतरीन पुस्तक प्रकाशित की उसी समय में, ठीक है ना, अमेरिकी स्वतंत्रता का इतिहास, और जिसमें सहयोग दिया इनके सोमदेव शर्मा ने, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारी चीजें हुई। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इसी समय उन्होंने अपनी क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की, जीवन शुरू किया। उस समय इनकी उम्र थी मात्र 19 साल, 16 और 3 19 साल, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो ये इस तरीके से क्रांतिकारी यानी कि हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े विचारक हैं, राष्ट्रवादी हैं, उनकी विचारधारा के विपरीत जाकर के, तिलक के संपर्क में आकर के, दयानंद सरस्वती के प्रभाव में आकर के इन्होंने क्रांतिकारी विचारों को अपनाना शुरू कर दिया और यहां से सारी चीजें हुई। और इसके बाद अगर कहा जाए कि इनके जीवन की पहली घटना कौन सी है, तो हम बात करेंगे इनका क्रांतिकारी जीवन। और क्रांतिकारी जीवन की पहली घटना है मैनपुरी षड्यंत्र केस। मैनपुरी षड्यंत्र केस, ये इनकी घटना है, मैनपुरी षड्यंत्र केस की। 1918 का ये केस है और इसमें ये चर्चित और बहुत ही ज्यादा उम्मीद पालने वाले व्यक्ति यानी कि ब्रिटिश सरकार के चहेते बन गए थे। ये तो आप अच्छे से जानते हो कि 1915 में ही भाई परमानंद की हत्या कर दी गई थी, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और यह समाचार जब रामप्रसाद बिस्मिल को मिला तो वो काफी ज्यादा क्रोधित हुए थे और उसी समय उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य को समूल नाश करूंगा। और 1916 में उन्होंने अपनी एक किताब छापी थी जो स्वामी सोमदेव के आशीर्वाद से उन्हें मिली थी और वो किताब जब आकर के छप गई तो लोगों में काफी ज्यादा व्यतीत भी हुई, ठीक है ना, सारी चीजें हुई। और उससे इस घटना से पहले ही उन्होंने अपने किताबों के माध्यम से लोगों में अपने विचारों को फैलाना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। और इन्होंने कंडीशन ये हुई कि अपना एक संगठन बनाया था
और संगठन का नाम था इनका मातृदेवी। मातृदेवी नाम का संगठन बनाया, ठीक है ना। बाद में इनके साथ में एक व्यक्ति और जुड़ गए, गेंदालाल दीक्षित। और गेंदालाल दीक्षित जो है इटावा के रहने वाले थे, औरैया कस्बे के थे, ठीक है ना, वहां के एक टीचर थे। तो इनके साथ में जुड़े हुए थे गेंदालाल दीक्षित। और इनके संगठन का नाम था शिवाजी संगठन का नाम था। बाद में कंडीशन यह हुई कि मातृदेवी संगठन और शिवाजी संगठन दोनों मिलकर के एक हो गए, और दोनों के दोनों यानी गेंदालाल दीक्षित और राम प्रसाद बिस्मिल दोनों मिलकर के गतिविधियां करने की कोशिश करने लगे। इस तरीके से दोनों संगठन आपस में मर्ज हुए, ठीक है ना। और इसी समय इन्होंने एक किताब लिखी थी, देशवासियों के लिए संदेश। देशवासियों के नाम संदेश नाम से इन्होंने अपनी एक किताब लिखी और जनता को अपने विचारों से अवगत कराया, ठीक है ना। अब बात आती है कि आखिर मैनपुरी षड्यंत्र केस था क्या। मैनपुरी षड्यंत्र केस यही है कि इनकी क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं, जो इनके संगठन हैं, इनके माध्यम से लोगों में क्रांतिकारिता की भावना जगा रहे थे, इसलिए ये चर्चा में आए थे। इसलिए सरकार ने इनको पकड़ने का प्लान बनाया था और गिरफ्तार करने की योजना बनाई थी, और ये गिरफ्तार भी हुए। इन्हीं संगठन के माध्यम से गिरफ्तार हुए थे। ये इनका केस था। बाद में किसी तरीके से ये माफी वाफी मांगी और ये निकल के चले गए, बाद में निकल गए। इन्होंने क्या, इनके साथ में एक व्यक्ति और भी थे, उनका नाम था मुकुंदी लाल। उन्होंने इनके संदर्भ में माफी मांगी थी, आम माफी मांगी, और माफी के ऐलान के साथ ही इनको छोड़ दिया गया था, ठीक है ना। यह कंडीशन हुई थी कुल मिलाकर के। तो पहला केस इनके संगठन को लेकर के था, जिसके माध्यम से इन्होंने युवाओं में क्रांतिकारिता की भावना को जन्म दिया था। अब बात आती है कि इसके बाद इनकी दूसरी घटना क्या थी। इनके बाद अगर देखी जाए तो इनकी दूसरी प्रमुख घटना है, और वो है आपके हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। आपको लगता होगा कि इस संगठन का निर्माता कौन है। इस संगठन का निर्माता लोग मानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद हैं या अशफाक उल्लाह खां हैं। जी नहीं, आपको एक व्यक्ति का नाम पता होगा, लाला हरदयाल। और यह संगठन आपको पता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में बना था और कानपुर में बना था। यह भी पता होना चाहिए कहां पर गठन हुआ था इसका, कानपुर में, ठीक है ना। तो कंडीशन यह थी कि लाला हरदयाल जो उस समय विदेश में रहकर के लोगों को, हिंदुस्तान को स्वतंत्र करने के लिए आह्वान कर रहे थे, और उसी समय बिस्मिल जो है स्वामी सोमदेव से जुड़े हुए थे ही, और इस तरीके से वो उन लाला हरदयाल के संपर्क में भी आ गए। और लाला हरदयाल ने वहीं से इनको पत्र लिख करके राम प्रसाद बिस्मिल को कहा कि तुम सचिंद्र सान्याल और गोपाल मुखर्जी उनसे जाकर के मिलो और उनके साथ मिल करके एक संगठन तैयार करो। और उन्हीं के आदेश पर ये इलाहाबाद गए। सचिन सान्याल के घर पर इनकी मीटिंग हुई, ठीक है ना, और वहीं पर रह करके इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का संविधान तैयार किया। और 3 अक्टूबर 1924 को कानपुर में इसका संगठन बनाया, इसका गठन किया कानपुर में। जबकि इसको लेकर के मीटिंग कहां हुई, इलाहाबाद में, ठीक है ना, कानपुर में की गई। और इसमें सचिन सान्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे कई लोग शामिल हुए थे, ठीक है ना। और इस बैठक में नेतृत्व देने की बात आई तो राम प्रसाद बिस्मिल को नेतृत्व दिया गया था। तो इसका नेतृत्व बिस्मिल को मिला कि भाई आप करिए। और साथ के साथ में अन्य लोग भी थे, सचिंद्र सान्याल और योगेश मुखर्जी, ऐसे लोग भी थे। और भी कई सारे लोग थे, इसमें आपके चंद्रशेखर आजाद भी हैं, और ऐसे कई सारे लोग हैं। बाद में और लोग भी जुड़ते चले गए कुल मिलाकर के।
अब बात आई कि संगठन तो बना लिया, अब इसके संगठन के माध्यम से हम करेंगे क्या, किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने संगठन को कराने के लिए क्रांतिकारिता की भावना को अपनाया और आयरलैंड की जो पॉलिसी है उसी को उन्होंने एडॉप्ट किया, सेम आयरलैंड की पॉलिसी को। और आयरलैंड में डकैती डाल करके पैसा इकट्ठा करके क्रांति करने का प्लान था इनका। तो आप सब लोगों ने सुना होगा कि सबसे पहली डकैती इसके माध्यम से जो डाली गई थी वो काकोरी ट्रेन डकैती थी। जी नहीं दोस्तों, आज आपको बता देते हैं कि इसके माध्यम से जो पहली डकैती का कंसेप्ट आया गया था, वो ध्यान रखिएगा, यह डकैती पहली नहीं थी, बल्कि 25 दिसंबर 1924 को पहली डकैती बमरौली में डाली गई थी। 25 दिसंबर 1924 को बमरौली में डकैती डाली गई। डकैती पहली, जिसमें बहुत ज्यादा सफल तो नहीं हुए, लेकिन कुछ ना कुछ ठीक ठाक मिल गया। और इसकी जानकारी कि यह डकैती डाली गई थी, इसकी जानकारी चीफ ऑफ कोर्ट ऑफ अवध के फैसले में हमें दिखाई देता। अगर आप उस फैसले को पढ़ेंगे तो उसमें इसका जिक्र किया हुआ है, ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन्होंने और ज्यादा पैसे की आवश्यकता थी, इसके बाद क्या किया इन्होंने, इसके बाद में ध्यान रखिएगा 2 अन्य डकैतियां भी डाली, 2 अन्य डकैतियां भी डाली। और 2 अन्य डकैतियां डालने में कंडीशन यह हुई कि इनके साथ ही काफी सारे लोग मारे गए, साथी मारे गए इसमें, जिसकी वजह से यह काफी ज्यादा परेशान हुए। लेकिन इन दोनों डकैतियों की खास बात यह थी कि यह भारतीय लोगों के घरों में या उनके कारखानों में या उनकी फैक्ट्रियों में डाली गई थी। भारतीय रईसों को टारगेट बनाया गया था इस डकैतियों के माध्यम से, और कोई विशेष पैसा भी नहीं मिला, लोग भी मारे गए। इसीलिए इन्होंने प्लान बनाया रामप्रसाद बिस्मिल ने कि आज के बाद हम अब भारतीय लोगों के घरों में, रईसों घरों में डकैती नहीं डालेंगे, हम केवल और केवल किनके घरों में कहां डालेंगे, सरकारी खजाने को लूटेंगे। तो इसी के बाद सरकारी खजाने को लूटने का प्लान बनाया, खजाने को लूटने की योजना बनाई इसी के बाद में सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई गई। और इसी के तहत ही आपका काकोरी ट्रेन डकैती का 9 अगस्त 1925 को प्लान किया गया, 9 अगस्त 1925। और कौन सी डकैती है, अब आप समझ गए होंगे, काकोरी ट्रेन डकैती। काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। इसमें कुल मिलाकर के 10 लोग थे, कुल मिलाकर के। कौन कौन लोग थे देखेंगे तो इसमें अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, मनमथ नाथ गुरु, ठीक है, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, मुरारी शर्मा और बनवारी लाल। यह प्लान था बिस्मिल का, लेकिन बिस्मिल उन 10 लोगों में शामिल नहीं थे जिनको स्टेशन पर जाकर के लूटना था। इनमें उन्होंने सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर 8 डाउन ट्रेन को लूटना था, जिसमें सरकारी खजाना जा रहा था, और ये लूट भी चुके थे। लेकिन वहां पर एक दुर्घटना हो गई। माउजर, जो इनके पास एक रिवॉल्वर टाइप की थी माउजर, उससे गलती से एक गोली चल गई और एक जो वहां पर बैठा हुआ सवारी था, यात्री था, उसको लग गई, और जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी हुई। तब जाकर के इनकी डकैती का पता चल गया, और बाद में ये पूरा का पूरा बड़े स्तर पर फैल गया। और इस चीज को लेकर के सोचिएगा, ब्रिटिश सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से लिया, और इसको गंभीरता से इसकी जांच करने के लिए, लोगों को पकड़ने के लिए, सोचिए एक आयरलैंड स्कॉटलैंड के एक बेहतरीन ऑफिसर मिस्टर R.A. हार्टन को हायर किया गया, उनको बुलाया गया और उन्होंने इसकी जांच की, और जांच करने के बाद बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 4 लोगों को प्रॉपर तरीके से फांसी दी गई। आपके कौन कौन? बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। 25 केस था, 27 में इनको
फांसी की सजा दी गई। ठीक है ना, 19 दिसंबर 1927 को ये इनकी कंडीशन थी। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें इनके समय में हुई। ठीक है ना, तो ये इनके क्रांतिकारी गतिविधियां हैं और सारी चीजें। अगर हम इनके साहित्यिक जीवन के संदर्भ में देखें तो साहित्यकार के तौर पर यह बहुत प्रसिद्ध रहे। यह इनका साहित्यिक जीवन है। साहित्यिक जीवन में इन्होंने 11 पुस्तकें लिखी। 11 साल के क्रांतिकारी जीवन में 11 पुस्तकें लिखी और एक से बढ़कर एक किताबें लिखी इन्होंने, एक से बढ़कर एक, क्योंकि अच्छे साहित्यकार, लेखक और आपके अनुवादक भी थे। ठीक है ना, जितना भी पैसा मिलता था उस पैसे से मैक्सिमम ये किताबें प्रकाशित करने की कोशिश करते थे। ठीक है ना, इन्होंने अपनी जो आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा, उसका नाम है स्वदेश प्रेम। इस नाम से लिखी इनकी आत्मकथा। ठीक है ना, एक उपन्यास है बोल्शेविकों की करतूत, वो भी लिखा उन्होंने। ठीक है ना, अन्य किताब हैं बोल्शेविकों की करतूत, निहिलिस्टों का रहस्य, निहिलिस्टों का रहस्य। ठीक है ना, ये किताबें हैं इनकी। एक इन्होंने अनुवाद किया था द ग्रैंड मदर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, उसका अनुवाद किया, ग्रैंड मदर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, ये भी उन्होंने अनुवाद किया, इसका अनुवाद किया था। ठीक है ना, कैथेराइन नाम से इन्होंने इस किताब का अनुवाद किया था, अनुवाद, और अनुवाद किया था कैथेराइन के नाम से, कैथेराइन के नाम से। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें। अब इनकी अन्य किताबें देखोगे तो एक जगह थी, एक किताब थी इनकी सरफरोशी की तमन्ना। इनकी क्रांतिकारियों कविताओं का संग्रह है सरफरोशी की तमन्ना, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे। आपने नाम सुना होगा, कविता सुनी होगी, शेर सुना होगा, शायरी जिसे हम कहते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये अधिकांश लोग ये मान के चलते हैं कि यह रामप्रसाद बिस्मिल की लिखी हुई शायरी है, कविता है। जी नहीं दोस्तों, इसको सबसे ज्यादा चर्चित करने वाले रामप्रसाद बिस्मिल है और हमेशा इसको गाते थे, लेकिन इसे लिखा था आपके बिस्मिल अजीमावादी ने। उनकी लिखी हुई यह रचना है, उसको सबसे ज्यादा गाया रामप्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है ना, उसके अलावा मरते हैं तो उस उम्मीद के साथ कि फिर जन्म लेंगे, मरते हैं तो इस उम्मीद के साथ कि हम फिर जन्म लेंगे, देश की सेवा में, देश की सेवा में जीवन अर्पित करेंगे। ये उनका सोचिए कि कविता हैं जिनको वो सबसे ज्यादा गाया करते थे, सारी चीजें किया करते थे। ठीक है ना, और जब ये अरेस्ट हो गए, सारी चीजें हो गई, तो उन्होंने सबसे अंत में 6 दिसंबर 1927 को अपनी आत्मकथा का अंतिम अध्याय लिखा और लिख करके अपने माता पिता के पास पहुंचवा दिया। 18 दिसंबर 1927 को अपने माता पिता से अंतिम मुलाकात की और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में इन्हें सुबह 6:30 बजे फांसी पर चढ़ा दिया गया। और फांसी के इनके समाचार सुनते लाखों की भीड़ इनके जेल के बाहर खड़ी हो गई। तब जाकर के ब्रिटिश सरकार को पीछे दीवार तोड़ करके इनके माता पिता को इनका शव उनको सौंपना पड़ा। और पूरे शहर में दोस्तों ध्यान रखिएगा, लाखों की संख्या में लोगों ने जुलूस निकाला और जाकर के राप्ती नदी के किनारे राजघाट पर इनका संस्कार किया गया, पूरे शहर में घुमाते हुए। सोचिएगा। और जब इनकी मृत्यु हुई, इनकी फांसी की सजा हो गई, सारी चीजें हो गई, तो उस समय एक दूसरे महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने एक छुपे नाम से, छद्म नाम से
जनवरी 1928 में पंजाबी मासिक पत्रिका कीर्ति में अपना विद्रोही छद्म नाम से अपनी कुछ बातें लिखी। इनके बारे में कि जैसे ही राम प्रसाद बिस्मिल कह रहे हों कि फांसी पर ले जाते समय आपने बड़े जोर से कहा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और शांति से चलते हुए कहा कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक कि जान तन में जान रहे, रगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र और तेरी जुस्तजू हो। और फांसी के तख्ते पर आप लटक गए। आपने कहा था, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये सरदार भगत सिंह ने ऐसा लिखा कि राम प्रसाद बिस्मिल कह रहे हो। और बाद में उन्होंने कई और बातें भी लिखी। उन्होंने, भगत सिंह ने, आज वह वीर इस संसार में नहीं है, उसे अंग्रेजी सरकार ने अपने सबसे बड़े खौफनाक दुश्मन समझा। आम ख्याल यही था कि गुलाम देश में जन्म लेकर भी सरकार का सबसे बड़ा खतरा बन गया, और लड़ाई की विधा से खूब परिचित था वो। ठीक है ना। आपको मैनपुरी षड्यंत्र केश के नेता श्री गेंदालाल दीक्षित जैसे सूरवीर ने विशेष तौर पर शिक्षित देकर आपको तैयार किया, और मैनपुरी के मुकदमे के दौरान आप भागकर नेपाल चले गए। वही शिक्षा आपकी मृत्यु का कारण बनी। ठीक है ना। आपकी 7 बजे हमको लाश मिली और बड़ा भारी जुलूस निकला, और आपकी स्वदेश में प्रकाशित, ये उनके भगत सिंह के थे, स्वदेश यानी कि उनकी जो आत्मकथा है उसमें प्रकाश समाचार में पता चलता है कि उनकी माता ने कहा था कि मैं अपने इस पुत्र की मृत्यु पर बिल्कुल प्रसन्न हूं, बिल्कुल दुखी नहीं हूं, बहुत प्रसन्न हूं। मैं रामचंद्र जैसा बेटा चाहती थी, वैसा ही मेरा राम था। बोलो श्री रामचंद्र की जय। यही है राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। सुनिए, समझिए, बार बार देखिए और अपने क्रांतिकारियों को समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। और आप में से जो सभी छात्र मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जून बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इतिहास वैकल्पिक विषय 300+ नंबर के लिए बेहतरीन तरीके से, सरल भाषा में, सरल शब्दों में, सरल तरीके से इसको आप पढ़ सकते हैं और 300+ नंबर ला सकते हो। और इस बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 16 जून है। तो जल्दी कीजिए, MK लाइव कोड के माध्यम से मात्र 14,999 रुपए में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज होती है तो आप मुझे यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा मेल ID और टेलीग्राम नंबर है, और कोड MK लाइव जरूर लगाइएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बार कोड और ये टेलीग्राम लिंक है। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।